हम लोग आज बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा से संबंधित इतिहास से लगभग 300 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, अगर आपको उत्तर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिख। अगला प्रश्न आपके सामने है 2 नंबर कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन और ऑप्शन डी है लौसने सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लौसने सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा नंबर कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में जो न्यू डील है ना, यह वहीं के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, उन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो था ना, यह जर्मनी का दार्शनिक था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो स्वतः याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर जो था ना, यह यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान। अगला प्रश्न है 7 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। 1789, 1804, 1871 और 1817। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1789। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यह आपका जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इटली, जर्मनी, रूस और ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है। ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तो कोसूथ का संबंध जो है ना, यह हंगरी से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। अगला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। अगर आपको पहले से उत्तर आता है तो उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। अगला प्रश्न है 11 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक हेंटारिया, डाइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से
निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है कि 14 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया? किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि जालवेरिन कैसी संस्था है? तो जालवेरिन कैसी संस्था है थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालवेरिन जो थी ना यह व्यापारियों की संस्था थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी ना यह 1821 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 22 नंबर की चारटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चारटिस्ट आंदोलन जो ना यह इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हीगेल, अंटार्ड, हम्बोल्ट, जैकब ग्रिम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल के द्वारा किया गया था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 में। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपोल की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को यह रूस के द्वारा कुचल दिया गया। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडॉल। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेडॉन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था ना कौन था? तो यह मेजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्की।
अगला प्रश्न है 34 नंबर कि वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला है 35 नंबर प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार या बिस्मार्क था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी। तो इसका इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 37 नंबर 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। 38 नंबर है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 39 नंबर की 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। अगला प्रश्न है 40 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर, ये तीनों चारों आदमी का इसमें योगदान था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। अगला प्रश्न है, अब हम लोग इतिहास के दूसरे पाठ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं अगर आपको आता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का सी, यानी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 कि नवंबर 1917? सी, अप्रैल 1917। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर की लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और ब्रिटेन के बीच में यह संधि हुई थी। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी जो था ना, यह प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। अगला प्रश्न है कि रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन जो था ना, यह भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतीन कौन था? तो यह भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है ना, यह कार्ल मार्क्स की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जार। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो लेबर डे यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजिल्स के साथ मिलकर इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की थी? जार निकोलस की जो पत्नी थी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है यह कार्ल मार्क्स है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848, 1864, 1867 और 1883। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 1867। अगला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यह लेनिन के द्वारा किया गया था। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन, गैरिबाल्डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला प्रश्न है कि रूस में अल्प मत वाला दल क्या कहलाया? तो यह कहलाया मेनशेविक। रूस में अल्प मत वाला दल क्या कहलाया? मेनशेविक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की?
अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ, आसियान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1861, 1867, 1905 और 1917। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन किया गया था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट लिटवस की संधि के तहत रूस बाहर हो गया था। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। तो हम लोग एक पार्ट और दो पार्ट, यानी ये दो पार्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। तो अब अगला हमारा होगा पार्ट तीसरा। तो आइए तीसरा पार्ट को देखते हैं कि तीसरा पार्ट में क्या है। तो तीसरा पार्ट में है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो इसमें आता है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो थे ना, यह पुर्तगाली थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहा जाता है। नरोत्तम सिंघानुप कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंघानुप जो था ना, यह कंबोडिया का शासक था। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइन बोई चाओ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 7 मार्च, यानी कि 7वां क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल। हिंद चीन, अगला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन ये जो था ना, क्रांतिकारी, धार्मिक क्रांतिकारी था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1946 में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946। अगला प्रश्न है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक
जॉन गुएन आई जो थे ना, यह अनामी दल के संस्थापक थे। एक से दो बार अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस जो था ना यह हार गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, क्रांतिकारी संगठन तुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अधिकार जमा लिया। कोरा स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह यह 1868 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में वियतनाम में हुई। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है और इसको सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बुआ दाई की सरकार कहाँ थी? तो बुआ दाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में बुआ दाई की सरकार थी। निम्न में से कौन सा पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम का आत्मसमर्पण, जर्मनी के विकर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का आत्मसमर्पण। इस प्रकार हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग 4 में प्रवेश कर गए हैं। तो 4 में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद पहला प्रश्न है आपके सामने। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये आपको डेट के साथ याद होगा। यह प्रश्न हम आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर के लिए छोड़ देते हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि हमको लगेगा कि आपने वीडियो को देखा है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी तुर्की के
शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी से शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 7 नंबर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ? यह आपको पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह यह हुआ था 1916 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। अगला प्रश्न है 11 नंबर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे ना, यह हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1920 में। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का दमन किया? यानी कि अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व अली मुसलियार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1909 में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्लो मिंटो सुधार यह 1909 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यह आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यह आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इसका सही उत्तर होगा किसका होगा
1928, यानी कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1921। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान या मैसूर का शासक था। मैसूर जो है कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि सिखों के 10वें अवंती गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 25 नंबर की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और सबसे पहले अध्यक्ष जो WC बनर्जी को बनाया गया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह यह 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 30 नंबर प्रश्न है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि त्यागी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि त्यागी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। अगला प्रश्न है 33 नंबर, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया जो थी ना, यह किसानों पर थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार है, बिहार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के गुरुद्वारा में हुआ था। और 39 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1936 में बिहार जो था ना, यह बंगाल से अलग हो गया। अगला प्रश्न है 40 नंबर,
दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के तट पर फहराया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टरदा जो था ना, यह सूर्य सेन का दूसरा नाम था। अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है 45 नंबर की, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, केरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली समझौता के नाम से गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से 1919 को जाना जाता है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में टेलीग्राफ और रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमंड्स। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया को शुरू किया गया था। किस आयोग कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुंटलैंड योजना जो था ना, यह सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो हम लोग 1, 2, 3 और चौथे पार्ट को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं।
और अब मेरा हम लोगों का पाठ होगा पांचवा पाठ, जो अर्थव्यवस्था और आजीविका होगा। तो आइए अर्थव्यवस्था और आजीविका से 22 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1769, 1770, 1773 और 1775। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1854। अगला प्रश्न है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में पहला जूट मिल स्थापित किया गया। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1919 में हुआ था, जिसका सही उत्तर होगा 1919। अगला प्रश्न है, जमशेद टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। अगला प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910, 1951, 1955, 1962। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1910। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 में पुरुषों एवं महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885 और 1920। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881 और 1911। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 में स्वेज नहर को खोला गया। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिनिंग फ्रेम मशीन को रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई। अगला प्रश्न है, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बंगाल, बंबई, मद्रास, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, यह उड़ीसा में स्थित है राउरकेला। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। वाष्प, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के द्वारा जो है ना यह खोला गया था। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार यह आपके जॉन की, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन की के द्वारा किया गया था। 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार जेम्स वाट, जॉन के, एमंड कार्टराइट, क्रॉफ्टन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, एमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। थोड़ा टफ है याद करने में, लेकिन 1 से 2 बार देख लेंगे, अगर हूबहू यही प्रश्न आएगा तो आसानी से आप वहां पे बना लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय यह जेनेवा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? 1848, 1881, 1962 और 1948। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं अगर आपको आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 में न्यूनतम मजदूरी कानून को लाया गया था। अगला पार्ट है 6। हम लोग 5 तक कवर कर लिए और ये 6ठा है, इसके बाद मात्र 2 पार्ट और होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आक्रामक प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रामक प्रवृत्ति। आपको इसका उत्तर क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। हमारे हिसाब से आक्रामक प्रवृत्ति होना चाहिए। अब आपके अनुसार क्या होगा, आप थोड़ा इसको कमेंट कीजिएगा। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का जो सीमित क्षेत्र माना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से यह कैसा, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितने लाख हो गई? तो 10 लाख से बढ़कर
40 लाख, 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी 1810 से 1880 के बीच में। लंदन की आबादी, जनसंख्या। लंदन में अनिवार्य शिक्षा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हो गई। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग, कौन सा समाज वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग जो है ना, यह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक, मध्यम और कृषक, ये तीनों वर्गों का शोषण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि टेनेमेंटस, टेनेमेंटस क्या था? तो टेनेमेंटस जो था ना, यह काम चलाऊ मकान था। क्या था बाबू? काम चलाऊ मकान। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन की पैडिंगटन और फरिंगन स्ट्रीट के बीच में भूमिगत रेल को चलाया गया, यानी कि भूमि के अंदर रेल को चलाया गया था। सबसे पहली भूमिगत रेल कब चली? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी, कब बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1863 में भूमिगत रेल बनी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की स्थापना जो है ना, एबेनेजर हावर्ड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोल घर जो है ना, यह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा अनाज रखने के लिए। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण ऑप्शन नंबर सी, 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो बिहार का प्राचीनतम नगर गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गया। हम लोग 6 पार्ट को देख लिए, लगातार 6 पार्टों को हम लोग देख लिए हैं और मात्र 2 पार्ट है, 7 और 8। लगभग आपको 7 और 8 में दोनों में मिलाकर लगभग 35 से 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 10 से 12 मिनट का यह वीडियो और होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में हमने पूरा इतिहास को लगभग 300 प्लस प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार देख लेते हैं, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, तो तीसरा बार आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग के द्वारा होता था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं?
तो गिरिमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी में आधुनिक काल विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ, यानी कि आरंभ हुआ, तो 19वीं शताब्दी से सही है। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में विश्व आर्थिक संकट वर्ष आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप का कौन सा संस्था उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ जो था ना, यह द्वितीय महायुद्ध के यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ जो दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है कि चीन में क्रांति कब हुई? तो चीन में क्रांति हुई थी 1949 में हुई थी। 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता जो है ना, यह कोलंबस नाम का जो वैज्ञानिक, अमेरिका का पता किसने लगाया था? यह कोलंबस ने लगाया। कह रहा कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। IMF और विश्व बैंक ने 1900, यह दोनों जो है ना 1947 में काम करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, कॉर्न लॉ किस देश का कानून है? कॉर्न लॉ किस देश का कानून है? तो कॉर्न लॉ जो है ना, यह ब्रिटेन का कानून है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है BS नैपाल कौन थे? तो BS नैपाल जो थे ना, यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे BS नैपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। गिरिमिटिया मजदूर किसे कहा गया है? तो गिरिमिटिया मजदूर उसे कहा गया है जो अनुबंधित मजदूर है। अनुबंधित मजदूर को गिरिमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला कपास लौह। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? तो 193 को देश है जो यूएनओ का सदस्य है। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी जो था ना, वह पुर्तगाली था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न नहीं, यह 8 नंबर टॉपिक यानी कि 8वां पाठ इतिहास का यह अंतिम पाठ होगा, जिससे हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका ने यह
रातों रात अपनी भाषा को क्या कर दी बाबू, चेंज कर दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तेरहवीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को पोलो नाम का जो व्यक्ति था ना, यह ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया था। उसका नाम था मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में होता था? गुटेनबर्ग जो था ना, यह जर्मनी का रहने वाला था और इसका जन्म जर्मनी में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने बाइबिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यह जर्मनी का रहने वाला था और इन्होंने बाइबिल की छपाई सबसे पहले की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल। यह क्वेश्चन आएगा, इस साल की इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड ले गया कौन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया गया था। और किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था ना, रूसो यह फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस का दार्शनिक अगर कोई था तो जिसका नाम था रूसो। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। करा किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 11 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले हुआ। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जो था ना, यह धर्म सुधारक था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म सुधारक। अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है कि इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? तो इंक्विजिशन जो था ना, यह धर्म अदालत था। क्या था बाबू? धर्म अदालत। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, यह 1878 में पास हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1878। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? वही प्रणेता थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की पुस्तक महात्मा गांधी। 95 संस्थाएं किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर की जो रचना है 95 संस्थाएं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया गया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में सर्वप्रथम हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो
1700 नहीं, ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत की गवर्नर जनरल विख्यात है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल मेटकॉफ को समाचार का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भरतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में किया गया था और सबसे पहले कागज चीन में। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक जो थे यह राजा राम मोहन राय थे। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट का प्रकाशन जे.ए. हिस्की के द्वारा किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था यह लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया। यहाँ से रिपन, र से आप लॉर्ड रिपन याद कर लेंगे और लागू से ल से लॉर्ड लिटन याद कर लेंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया। और यहीं पे हम लोगों का यह इतिहास का मैराथन समाप्त हो